एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो अभी पिछले 1 घंटे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो टेस्ट हुआ है यूनिट 5, ठीक है, राउंड सेकेंड का यूनिट 5, इसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें 50 प्रश्न आए हुए थे, 1 घंटे का टेस्ट था। उसके उत्तर का हम शॉर्टकट में आंसर देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और ऐसे भी ये हमारा सेकेंड राउंड चल रहा है। मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन तो हमने फर्स्ट राउंड में कर दिया था। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार पुनः आप सभी भारतवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको लगातार मिलता रहेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है। नेट सेट गेट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, ये जो बगल में दिया गया क्यूआर कोड है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का क्यूआर कोड है। स्कैन करके हमारे यूट्यूब का मेंबर बन सकते हैं, सब्सक्राइबर बन सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है। गूगल लेंस निकाल करके उसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके वहाँ पर जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं सबके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहाँ पर नेट सेट गेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन साझा की जाते हैं। ठीक, चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए देखते हैं। ये हमारा राउंड सेकेंड चल रहा था, टेस्ट नंबर 5 था, यूनिट 5, जिसका नाम डेवलपमेंटल बायोलॉजी था। इसमें 50 प्रश्न आए हुए थे। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। कुल मिलाकर 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर थे। 1 घंटे का समय था। ठीक, चलिए अब देखते हैं यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म सर्व्स एज एज द प्राइमरी फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी ड्यूरिंग ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन में जब हम ये बात करते हैं कि एक स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन कर देता है तो और अन्य स्पर्म फर्टिलाइजेशन ना करें, इसके लिए जो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी चलता है वो कौन से प्रकार के प्रोसेस से होता है। ठीक, कौन सा प्रकार का मैकेनिज्म चलता है, तो उसमें हमारे पास है डीपोलराइजेशन ऑफ द एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है, डीपोलराइजेशन। कैसे होता है ये जानने के लिए बच्चों आपको उस क्लास को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ड्यूरिंग अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट which specific embryonic structure secrete human chorionic gonadotropin hormone to maintain the carpus luteum। ओवरी में ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वो उसको मेंटेन करने के लिए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो कहाँ से निकलता है कि जब गर्भाशय में ट्रोफोब्लास्ट जब इम्प्लांट हो जाती है तो बाहर में जो बॉडी के बाहर में उस ट्रोफोब्लास्ट के बाहर में जो सिंसियर ट्रोफोब्लास्ट रहता है जो कोरियन बनाता है आगे जाके, वहीं से रिलीज होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। इसी हार्मोन को आप और किस नाम से जानते हो जी, प्रेगनेंसी टेस्टिंग हार्मोन। ये हार्मोन ब्लड में है, मतलब हम कहेंगे कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। जो प्रेगनेंसी किट आते हैं उसमें इस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन को पता किया जाता है। ठीक, मैं इसको कोरियन भी कह सकता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जी, 3 पे आते हैं। द इनर सेल मास ऑफ द ह्यूमन ब्लास्टोसिस्ट, जो इम्प्लांट होता है, ब्लास्टोसिस्ट बोल रहा था, गर्भाशय में जो स्ट्रक्चर इम्प्लांट होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस कैरेक्टराइज्ड एज व्हिच टाइप ऑफ स्टेम सेल। इनर सेल मास की बात कर रहे हैं। ब्लास्टोसिस्ट में जो अंदर पाई जाती है ये इनर सेल मास है, और चारों तरफ जो कोरियन पाई जाती है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट जिसको बोलते हो आप, ये अंदर वाला इनर सेल मास है ना। तो ये इनर सेल मास क्या होता है बोल रहा है, किस प्रकार की इसमें स्टेम सेल पाई जाती है, किस प्रकार का स्टेम सेल होता है।
तो 3 का उत्तर हो जाएगा प्लूरिपोटेंट। प्लूरिपोटेंट क्या होता है आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बता चुका हूं मैं इसके पहले वाले हमारे राउंड में, यूनिट 5 के टेस्ट में। तो सबसे बाहर में जो पाई जाती है सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, ये कौन सा स्टेम सेल है, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर पढ़ रहे हैं तो ईमानदारी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट द नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्राइमरी जर्म लेयर। कौन से जर्म लेयर से हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम बनता है? तो बहुत सिंपल सी बात है, एक्टोडर्म से बनता है जी, याद रखना। किससे बनता है? एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से क्या क्या बनते हैं, इस टॉपिक को जरूर पढ़िए आप, क्योंकि क्वेश्चन वहां से जरूर पूछता है ना। या जो ऑर्गन बनता है ना, ऑर्गन बनने की प्रोसेस में कौन से लेयर से क्या बनता है, इसको जरूर पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। व्हिच क्रूशियल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल इज सीक्रेटेड बाय द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी, जेडपीए के नाम से जानते हैं, टू कंट्रोल द एंटेरियर पोस्टेरियर एक्सिस पैटर्न इन द डेवलपिंग टेट्रापोड लिम्ब। जो टेट्रापोड डेवलप होता है इस प्रकार से, तो एंटेरियर और पोस्टेरियर, एंटेरियर पोस्टेरियर, इसको बनाने के लिए जेडपीए से क्या निकलता है, जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी से क्या निकलता है? अगर पढ़े होंगे तो सबसे पहले इसी को पढ़े होंगे, सोनिक हेजक निकलता है। कैसे काम करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करता है, इसको पढ़िए आप। ठीक, अगला आते हैं जी आप क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिकली ऑब्जर्व इन एम्फीबियन जीनोपस। एम्फीबियन यानी कि जीनोपस, जीनोपस लेविस एक एम्फीबिया है, उसके जैगोट में किस प्रकार का क्लीवेज का पैटर्न पाई जाती है? ठीक, तो होलोब्लास्टिक डिस्प्लेस्ड। होलोब्लास्टिक मतलब जिसमें ब्लास्टोमियर सेल पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं। ये डिस्प्लेस्ड मतलब कि पहला क्लीवेज दूसरा क्लीवेज तो हो गया, जो तीसरा क्लीवेज होता है बीचों बीच नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर की तरफ एनिमल पुल की तरफ होता है ऐसे, इसलिए चार माइक्रोमियर बनते हैं। माइक्रोमियर मतलब छोटे सेल्स, मैक्रोमियर मतलब बड़े सेल, इसलिए क्या हो जाएगा? होलोब्लास्टिक डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज। ये सब क्या होता है जानने के लिए आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मूवमेंट ऑफ कॉर्टिकल साइटोप्लाज्म relative to the inner cytoplasm immediately after sperm entry in frog egg is known as। मूवमेंट ऑफ कार्टिकल साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। क्या होता है कि जो फ्रॉग का एग होता है, इस प्रकार से इधर एनिमल पोल होता है, साइटोप्लाज्म होती है, नीचे वेजिटल पोल होता है, योग पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर कार्टिकल साइटोप्लाज्म ऐसे पाए जाते हैं बाहर तरफ। जैसे ही स्पर्म जिस साइड में एंट्री करता है, उधर 90 एंगल पे पूरा का पूरा कार्टिकल मटेरियल रोटेट हो जाता है ऐसे। तो इस साइड पे डार्सल, फ्यूचर डार्सल साइड बनता है, ये ग्रे क्रेसेंट जिसको बोलते हो, ये बनता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जैसे स्पर्म एंट्री होती है तो कार्टिकल रोटेशन होता है, तो कार्टिकल साइटोप्लाज्म में घूम जाती है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बोल रहे हैं? तो उसको कार्टिकल रोटेशन कहते हैं। 30 एंगल पे घूम जाती है, 30 डिग्री एंगल पे, लगभग 30 से 40 होता है, 30 डिग्री कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हिच स्पेसिफिक रीजन ऑफ द फ्रॉग ब्लास्टुला एक्ट एज द डॉर्सल सिग्नलिंग सेंटर टू इंड्यूस द स्पेमेन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर। कि अब फ्रॉग का जो ब्लास्टुला होता है, उसमें ऐसा कौन सा जगह है जो स्पेमेन ऑर्गेनाइजर बनाता है, स्पेमेन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर बनाता है? तो वो एरिया क्या होता है? न्यूक्यूब सेंटर होता है। न्यूक्यूब सेंटर कहाँ पाई जाती है जी? फ्रॉग के ब्लास्टुला की इस जगह पे। मैं इसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पर, यहाँ पर पाई जाती है। ये न्यूक्लियर सेंटर होता है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यही होता है, यहाँ से केमिकल निकलते हैं, यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर फिर बनता है ऑर्गेनाइजर, स्पेमेन ऑर्गेनाइजर, स्पेमेन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर। ठीक, और वहीं पर बनता है नोटोकार्ड। कभी पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जी। ड्यूरिंग फ्रॉग गैस्ट्रुलेशन द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द इंटरनलाइजेशन ऑफ द मार्जिनल जोन सेल इज।
मार्जिनल जोन सेल जब भी गैस्ट्रुलेशन होता है, गैस्ट्रुलेशन मतलब फ्री जर्म लेयर का बनना, तो देख लीजिए ये ऐसे होता है भाई। तो यहाँ की कोशिकाएं सबसे पहले अंदर घुसती हैं ऐसे, बॉटल सेल यहाँ पर अंदर घुसती हैं ऐसे करके, इन्वेजिनेशन होता है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है ऐसे, ठीक, उस प्रोसेस को इन्वेजिनेशन कहते हैं, और जो सेल अंदर घुसते हैं उसको बॉटल सेल कहते हैं। तो 9वां का उत्तर क्या हो जाएगा हम लोगों का? बी, इन्वेजिनेशन होता है, इनफोल्डिंग इन्वेजिनेशन ऑफ बॉटल सेल। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्हिच मैटरनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्यूमुलेट ऑन द डार्सल साइड ऑफ द फ्रॉग एम्ब्रियो टू एक्टिवेट ऑर्गेनाइजर स्पेसिफिक जीन? कौन सा मटेरियल डार्सल साइड पर इकट्ठा हो जाता है और प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को बनाता है, ऑर्गेनाइजर स्पेसिफिक जीन को एक्टिव करता है, ठीक? तो कौन है? बीटा कैटेनिन। कौन होता है? बीटा कैटेनिन। यहाँ पर इस डार्सल साइड पर बीटा कैटेनिन जमा हो जाती है, यहाँ पर इस साइड पे बीटा कैटेनिन एक्टिव हो जाता है और वही प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बनवाता है न्यूक्लियस सेंटर में, ठीक है ना? न्यूक्लियस सेंटर में बीटा कैटेनिन एक्टिव हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वही प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बनने को स्टिमुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिकली ऑब्जर्व इन सेंट्रोलेसिथल ड्रोसोफिला एग? सेंट्रोलेसिथल मतलब समझते हो क्या होता है? कि एक ऐसा एग जिसके सेंटर पे योग पाई जाती है, सेंटर पे योग होता है, तो सेंट्रोलेसिथल हो गया। अब क्या होगा? तो इसमें कैसा क्लीवेज होगा? जब भी क्लीवेज होगा इसमें, बहुत सीधी सी बात है, योग तो डिवाइड नहीं होगा, केवल बाहर का जो साइटोप्लाज्म होता है ना, यही डिवाइड होता है, ऐसे यही डिवाइड होता है। तो सुपरफिशियल क्लीवेज हो गया, ठीक, सुपरफिशियल क्लीवेज, इसको सुपरफिशियल क्लीवेज कहते हो आप। और पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता तो मीरोब्लास्टिक हो गया। तो 11 का क्या हो जाएगा? मीरो मतलब पार्शियल होता है जी, मीरोब्लास्टिक मतलब थोड़ा मोड़ा डिवीजन होना, पूरा ना होना। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, लेकिन पूरा पूरा योग को डिवाइड नहीं कर पाया, तो मीरोब्लास्टिक सुपरफिशियल क्लीवेज हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। व्हिच मैटरनल इफेक्ट जीन फॉर्म ए मार्फोजन ग्रेडियंट दैट स्पेसिफाइज द एंटेरियर स्ट्रक्चर ऑफ द ड्रोसोफिला? जब भी ड्रोसोफिला की डेवलपमेंट पढ़ते हो, हमेशा याद रखना, फ्यूचर एंटेरियर साइड पर, हमेशा एंटेरियर साइड पर क्या मिलेगा? बाइकोइड मिलता है। बाइकोइड का एमआरएनए जमा होता है, पोस्टीरियर साइड पर नेनस जमा होता है, ये पोस्टीरियर साइड हो गया, एमआरएनए जमा होता है। जबकि हंचबैक और काडल सब तरफ बराबर रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। हंचबैक और काडल एमआरएनए पूरी तरह से सब तरफ बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में कि ड्रोसोफिला के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो एंटेरियर साइट है वहां पर कौन जमा होता है, बोल रहा है। तो 12वां का क्या हो जाएगा? बाइकोइट। बाइकोइट का एमआरएनए है, याद रखना, प्रोटीन नहीं होता भाई, एमआरएनए होता है ये, ठीक, ये एमआरएनए है। एमआरएनए मैटरनल होता है ना, ये मदर की योग से आया रहता है, मदर के एक तरफ से आया रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जी। ड्यूरिंग ड्रोसोफिला एम्ब्रियोजेनेसिस व्हिच क्लास ऑफ सेगमेंटस जीन इज एक्टिवेटेड फर्स्ट टू डिवाइड द एम्ब्रियो इनटू ब्रॉड मल्टी सेगमेंट रीजन? कि जब भी फ्रॉग के जैगोट की बात करोगे, सबसे पहले कौन से जीन का काम करेंगे जो मोटा मोटी पूरे जैगोट को 3 भागों में सेगमेंट, 3 अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हैं? तो वो जीन कहलाते हैं गैप जीन। क्या कहलाते हैं? गैप जीन। उसके बाद कौन सा जीन काम करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। पहला तो गैप जीन काम किया, गैप जीन के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स पे, तीसरे नंबर पे कौन आता है ये बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक। मैं बता दूं आपको, जीन का नाम, एक होता है पेयर रूल जीन, दूसरा होता है सेगमेंट पोलैरिटी जीन। कौन किधर आता है देख लेना। क्वेश्चन नंबर आता है 14। व्हिच जीन एक्ट एज अ सेगमेंट पोलैरिटी जीन in Drosophila and is regulated by wingless and Hazard signaling? Which gene act as segment polarity gene? ड्रोसोफिला में कौन सा एक जीन ऐसा है जो सेगमेंट पोलैरिटी जीन की तरह काम करता है, और उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? विंगलेस जीन और हेजॉग जीन। विंगलेस और हेजॉग सिग्नलिंग से कंट्रोल होता है, ऐसा कौन सा है? तो अगर पढ़े होंगे तो सबसे पहले इसी को पढ़े होंगे आप लोग,
ठीक, यह इनग्रेल्ड जीन, इनग्रेल्ड जीन जो पढ़े होंगे उसको याद आ रहा होगा। मैं अंदर कमेंट पे नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेन पे नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। द डार्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में डार्सल और वेंट्रल भाग बनना है। द डार्सल वेंट्रल एक्सिस ऑफ ड्रोसोफिला इज स्पेसिफाइड बाय द न्यूक्लियर ट्रांसलोकेशन ग्रेडियंट ऑफ व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो न्यूक्लियस में जाता है तो जाके डार्सल पार्ट बन पाता है? तो कौन है वो? डार्सल प्रोटीन। ये डार्सल फेट एक प्रकार का डिफॉल्ट फेट है। डार्सल प्रोटीन नहीं होने की वजह से डार्सल पार्ट बनता है। कैसे बनता है इसको जानने के लिए आपको क्लास को पढ़ना होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी एलिगेंस जाइगोट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट? कि सी एलिगेंस में किस प्रकार का क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है? ठीक, तो बताइए कौन सा होगा 16 में? बी, रोटेशनल होलोब्लास्टिक एसिमेट्रिक क्लीवेज। कैसे होता है इसको जानने के लिए भाई आपको क्लीवेज का टाइप पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। ड्यूरिंग द फर्स्ट एसिमेट्रिक डिवीजन ऑफ सी एलिगेंस जाइगोट व्हिच सेल फेट इज स्पेसिफाइड बाय द एंटेरियर ब्लास्टोमियर। ठीक, क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द फर्स्ट एसिमेट्रिक डिवीजन ऑफ सी एलिगेंस जाइगोट, जब सी एलिगेंस जाइगोट पहली बार एसिमेट्रिक डिवीजन बनता है, छोटा सेल और बड़ा सेल, व्हिच सेल फेट इज स्पेसिफाइड बाय एंटेरियर ब्लास्टोमियर। कौन सा सेल फेट एंटेरियर ब्लास्टोमियर सेल के द्वारा डिसाइड किया जाता है? ठीक, तो 17 में क्या हो जाएगा? सोमेटिक टिश्यू, हाइपोडर्मिस एंड न्यूरॉन्स। इसको जानने के लिए आपको पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक, कि ए बी सेल के द्वारा कौन सा फेट को यहां पर डिसाइड किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है। ठीक, तो सोमेटिक टिश्यू जिसमें हाइपोडर्मिस और न्यूरॉन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हिच लोकलाइज्ड प्रोटीन एस्टैब्लिश द एंटेरियर पोस्टेरियर पोलैरिटी ऑफ सी एलिगेंस जाइगोट इमीडिएटली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये सी एलिगेंस का जाइगोट था, मान लीजिए ये एंटेरियर या पोस्टीरियर था, ऐसा था। तो फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद कौन सा एक ऐसा प्रोटीन है जो एंटेरियर पोस्टीरियर पार्ट को तय करता है? याद रखना सी एलिगेंस में। ठीक, तो सी एलिगेंस में कौन होता है? वो पार प्रोटीन, पार्टीशनिंग प्रोटीन ये होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। ड्यूरिंग सी एलिगेंस वल्वल डेवलपमेंट, सी एलिगेंस में जब वल्वा बनता है उसमें व्हिच सिग्नलिंग पाथवे इज प्राइमरीली यूज्ड बाय द एंकर सेल टू इंड्यूस द प्राइमरी फेट इन द नियरेस्ट वल्वल प्रिकर्सर सेल। ठीक, हमेशा याद रखना एंकर सेल ये था, मान लीजिए एंकर सेल लीन 3 निकालता है, लीन 3, और लीन 3 जाके उसके पास वाला जो भी वल्वल प्रिकर्सर सेल था, वल्वल प्रिकर्सर सेल था, वहां पर जो रिसेप्टर होता है एक प्रकार का टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है, आरटीके है। यहां पर जाके लीन 3 बाइंड होता है और आरटीके सिग्नलिंग चलाता है। यहाँ पर बाइंड हुआ और ये आरटीके सिग्नलिंग चलाया। तो एंकर सेल द्वारा निकाला गया लीन 3 आसपास के वल्वल प्रिकर्सर सेल में कहाँ जाके बाइंड होता है? आरटीके पास वाले वल्वल प्रिकर्सर सेल में बाइंड होता है और आरटीके सिग्नलिंग चलाता है। तो 19 का क्या हो जाएगा जी? आरटीके रेस मैप काइनेज पाथवे। ठीक, कैसे होता है जानने के लिए पूरा क्लास पढ़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं जी। लेटरल इनहिबिशन बिटवीन वल्वल प्रिकर्सर सेल टू प्रिवेंट एडजेसेंट सेल्स फ्रॉम अडॉप्टिंग द प्राइमरी फेट इज मेडिएटेड बाय व्हिच पाथवे? कि ये बोल रहा है कि जो जो सेल प्राइमरी फेट बनाता है, ये प्राइमरी फेट बनाएगा वल्वल प्रिकर्सर सेल का। इसके अगल बगल में जो वल्वल प्रिकर्सर सेल होंगे वहां पर कौन सा सिग्नलिंग से इसको रोक दिया जाएगा? प्राइमरी फैट बनाने से रोक दिया जाएगा। तो ये सेकेंडरी फैट बनाएगा, प्राइमरी नहीं बनाएगा, अगल बगल वाले।
ठीक, तो वो कौन सा होगा? डेल्टा नॉच सिग्नलिंग। कहीं पर लिखा होगा, देखिए नॉच, लीन 12 नॉच, लीन 12 सिग्नलिंग, तो 20 का सी हो जाएगा। ठीक, चलिए कैसे होता है सब जानने के लिए वोल्वा डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा जी आपको। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी अर्चिन? देखो वो सी एलिगेंस एक प्रकार का निमेटोड था, और ये सी अर्चिन एक प्रकार का एकेनोडर्मेटा है। तो सी अर्चिन जाइगोट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सी अर्चिन के जाइगोट में किस प्रकार का क्लीवेज पैटर्न पाया जाता है? ठीक, तो ये हो जाएगा होलोब्लास्टिक रेडियल क्लीवेज। क्लीवेज के पैटर्न पढ़िए भाई, क्वेश्चन आएंगे वहां से। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग द 16th cell stage of sea urchin development, which specific group of cell form at the vegetal pole and act as a primary organizer? कि 16 सेल की जब अवस्था आती है, ये समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, ड्यूरिंग द 16th cell stage of sea urchin development, which specific group of cell form at the vegetal pole and act as primary organizer? 16 सेल की अवस्था में वेजिटल पोल की तरफ जो सेल बनते हैं वो कौन सा सेल है जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर की तरह काम करते हैं? तो कौन है? माइक्रोमियर सेल। ये नीचे वाला माइक्रोमियर सेल है। ठीक, ये 22 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं जी। व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या कोएक्टिवेटर accumulate specifically in the nuclei of micromeer to specify the vegetal fat in sea urchin? सी अर्चिन के वेजिटल पोल के फैट को तय करने के लिए, उसके भाग्य को तय करने के लिए माइक्रोमियर कोशिकाओं में कौन सा मटेरियल इसमें से जमा होता है? कौन सा फैक्टर इसमें को फैक्टर जमा होता है? ठीक, तो इसमें कौन जमा होता है? 23 का ए बीटा कैटेनिन। हमेशा याद रखना, जहां जहां प्राइमरी ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए तय किया जाता है वहां पर बीटा कैटेनिन काम में आता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं जी। ड्यूरिंग सी अर्चिन गैस्ट्रुलेशन, the primary mesenchyme cell PMCS detach from the vegetal plate and enter the blastocyst via which cellular process? क्या बोल रहा है कि जब भी सी अर्चिन में गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस चलती है, गैस्ट्रुलेशन की इस प्रोसेस में पहले तो ब्लास्टुला की स्टेज आएगी, अंदर पूरा हो जाएगा, इधर खाली जगह। ठीक, यहां पर तो बोल रहा है द प्राइमरी मेसेंकाइमल सेल डिटैच फ्रॉम द वेजिटल पोल। तो मेसेंकाइमल सेल जो वेजिटल पोल से अलग होकर के अंदर जाने लगती है, वेजिटल पोल से अलग होकर अंदर जाने लगती है, वो कौन से प्रोसेस से जाती है? ठीक, तो 24 जब सेल ग्रुप में या सिंगल सिंगल जाने लगती है ना, उस प्रोसेस को हम इनग्रेशन कहते हैं। तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा? इनग्रेशन। इनग्रेशन कहाँ दिया हमारा? डी में दिया है ना, ये इनग्रेशन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। द एक्सटेंशन ऑफ द आर्केंट्रॉन प्रिमिटिव गट across the blastocyst during late sea urchin gestration is primarily driven by। बोल रहा है कि जब यहां पर एक एलिमेंट्री कैनाल डेवलप होता है जिसको आर्केंट्रॉन कहते हो आप, जब सी अर्चिन की डेवलपमेंट में ब्लास्टुला के बाद जब गैस्ट्रुला शुरू होती है, यहाँ पर आर्केंट्रॉन बनता है, एक नया आहार नाल बनता है, अंदर की तरफ घुसते जाता है, तो ब्लास्टोसिल को खत्म कर दिया जाता है, नया कैविटी बनते जाता है जिसको आर्केंट्रॉन कहते हो। तो ये आर्केंट्रॉन कौन से प्रोसेस से अंदर घुस रही है बोल रहा है? ठीक, तो कौन से प्रोसेस से? कन्वर्जेंट एक्सटेंशन एंड फिलोपोडिया ऑफ सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल। सेकेंडरी मेसेंकाइमल सेल इकट्ठा होती हैं और अंदर फैलती जाती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं इकट्ठा और अंदर फैलती जाती हैं। जिस प्रकार से आप ये समझ लीजिए, ये कोई एक सतह है, इस सतह में मान लीजिए एक होल है यहां पर, और ये होल अंदर ऐसा हुआ है। आप ये सोचिए कि जब चींटियां इसके अंदर घुसेंगी, चारों तरफ से घुसेंगी ऐसे करके, इधर से भी ऐसे घुसेंगे, चारों तरफ से आएंगे ऐसे, इधर से भी घुसेंगे ऐसे, चारों तरफ से आ रहे, और इस प्रकार से फैलती जाएंगे, है ना। तो सेम ऐसे होता है किसमें? कन्वर्जेंट एक्सटेंशन में।
ये कन्वर्ज होना मतलब मिलना एक जगह बिल पे, एक छेद पे, अंदर जाके फैल जाना, एक्सटेंस हो जाना। इस प्रोसेस से एक नया कैविटी बनता है। ठीक, तो 25 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। व्हिच क्लास ऑफ होम्योटिक जीन इन एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट स्पेसिफाइज द आइडेंटिटी ऑफ पेटल व्हेन एक्सप्रेस along with क्लास ए जीन। आप हमेशा ये याद रखिए कि ये क्लास ए जीन है, ये क्लास सी जीन है, और ऊपर में क्लास बी जीन होता है, क्लास बी जीन है। ठीक, ऐसे बनता है देखो। तो यहां पर सेपल, ये पेटल, स्टमेन, कार्पल। ठीक, ये सेपल, पेटल, स्टमेन, कार्पल। अब बोला व्हिच क्लास ऑफ हेमेटिक जीन इन द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट स्पेसिफाई द आइडेंटिटी ऑफ पेटल। पेटल बनाने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है बोल रहे हैं, इस पोर्शन को बनाने के लिए भाई। तो बताइए, इस पोर्शन में क्लास बी और क्लास ए, ये तो ए है ना जी नीचे, और ये सी क्लास। तो ए और सी क्लास के जीन यहाँ पर काम करते हैं। तो ए और बी क्लास के जीन काम करते हैं। ये मैं बी को ऊपर लिख दे रहा हूँ जी, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ये बी यहाँ कर दे रहा हूँ। तो दो क्लास के जीन है, ए क्लास और बी क्लास के जीन मिलकर के बनाते हैं, पेटल बनाते हैं। पूछे नहीं पूछा पेटल कौन बनाता है बोला है। तो 26 का क्या हो जाएगा, ए। along विथ क्लास ए, क्लास ए के साथ कौन काम करता है बोल रहे हैं, तो क्लास ए के साथ साथ क्लास बी भी काम करता है, तब जाके क्या बन पाता है, पेटल बन पाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। ड्यूरिंग अरेबिडोप्सिस एम्ब्रियोजेनेसिस व्हिच स्पेसिफिक सेल गिव राइज टू द रूट एपिकल मेरिस्टेम, क्विसेंट सेंटर एंड रूट कैप। कि जब अरेबिडोप्सिस थेलियाना जो प्लांट है, मॉडल प्लांट है, इस प्लांट के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय कौन सा सेल है जो रूट एपिकल मेरिस्टेम बनाता है, क्विसेंट सेंटर बनाता है, रूट कैप बनाता है, ऐसा कौन सा सेल है, तो वो कौन है, हाइपोफाइसिस। इसको जानने के लिए आपको प्लांट डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 28 पे आते हैं। which localized plant hormone gradient is primarily responsible for the establishing the apical basal axis during early Arabidopsis embryo development। जब भी एम्ब्रियो में एपिकल बेसल एक्सिस की बात करेगा, सीधा आंख बंद करके ऑक्सिन लगा देना उसको। ऑक्सिन है जो एपिकल और बेसल दोनों पार्ट को बनाता है, ऊपर और निचले का हिस्सा बनाता है किसी एम्ब्रियो का। ठीक, तो 28 का क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। इन द Arabidopsis root apical meristem which transcription factor is restricted to the quiescent center by short root to maintain stem cell niche। क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं 29 कि इन द अरेबिडोप्सिस रूट एपिकल मेरिस्टेम, अरेबिडोप्सिस के रूट एपिकल मेरिस्टेम में व्हिच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज रेस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन सेंटर। कौन सा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो क्वेश्चन सेंटर में ही मिलेगा और किसके द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है बोलने पर, शॉर्ट रूट के द्वारा, शॉर्ट रूट जीन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो 29 का कौन सा हो जाएगा उत्तर, वो स्केयर क्रो जीन, उसका उससे बनने वाला प्रोटीन। तो 29 का बी। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। व्हिच फीडबैक लूप मैकेनिज्म रेगुलेट द स्टेम सेल पॉपुलेशन साइज इन अरेबिडोप्सिस सूटोपिकल मेरिस्टेम। आप कभी पढ़े होंगे, ये ऐसा सूटोपिकल मेरिस्टेम होता है ऐसे। तो यहां पर कौन सा ऐसे दो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हैं जो इस सूटोपिकल मेरिस्टेम को मेंटेन करते हैं। तो आप बहुत बार पढ़े होंगे, वश्चल जीन और क्लेवेटा जीन। ठीक, वश्चल एंड क्लेवेटा दोनों का अपोजिट रोल है भाई। ठीक है, वश्चल और क्लेवेटा। तो 30 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं।
चलिए जी, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। बोल रहा है कि मैच द क्लीवेज पैटर्न विद देयर कोरिस्पॉन्डिंग ऑर्गेनिज्म या एम्ब्रियो टाइप। हमारे पास क्या क्या देख लीजिए, एक तरफ दिया क्लीवेज का पैटर्न पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या दिया ऑर्गेनिज्म या उसका एम्ब्रियो का टाइप। तो आप यहां पर देखिए कि ड्रोसोफिला का अभी हमने पढ़ा था सुपरफिशियल होता है, मीरोब्लास्टिक सुपर, ये हो जाएगा ड्रोसोफिला। मेमल का होलोब्लास्टिक रोटेशनल होता है, ठीक। ये बर्ड का या चीक का क्या होता है, डिस्कोइडल होता है, ठीक। और सी अर्चिन का होलोब्लास्टिक रेडियल होता है। ये कैसे होता है, पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जी, है ना। तो चलिए देखते हैं, पी का 2 क्यू का 1, पी का 2 की कौन, ये देख लीजिए एक ही जगह पे है, हमारा उत्तर हो गया R4H3, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपको जानना है तो भैया आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इतने सारे प्रकार के एनिमल हैं, सभी प्रकार के टाइप हैं, अलग अलग प्रकार के क्लीवेज हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं जी, देखते हैं। एक तरफ दिया है सिग्नलिंग सेंटर या ऑर्गेनाइजर, दूसरी तरफ दिया ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब देख लीजिए, सबसे पहला दिया स्पेमैन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर, ठीक। तो ये तो फ्रॉग एम्फीबिया में होता है, ठीक। एम्फीबिया भी कहाँ पे, याद रखना, एम्फीबिया का ये डॉर्सल, ये वेंट्रल, ये एंटेरियर, ये पोस्टेरियर, ऐसे होता है। तो ये डॉर्सल लिप पर यहां पर होता है, और उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा होता है क्या, न्यूक्यूब सेंटर, यहां पर न्यूक्यूब सेंटर, और यहां पर ऑर्गेनाइजर होता है, स्पेमैन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर, ठीक। तो देखिए डॉर्सल लिप पर क्या है भाई, स्पेमैन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर, पी का 3 हो जाएगा। हैंसेंस नोड ये चीक में पाई जाती है, बर्ड्स के डेवलपमेंट के समय मिलती है। न्यूक्यूब सेंटर एम्फीबिया के ब्लास्टुला डार्सल वेजिटल पार्ट पर, ये डार्सल वेजिटल पार्ट है, ये न्यूक्यूब सेंटर जो बनाए डायग्राम में, ये हो गया। और माइक्रोमियर तो अभी हमने पढ़ा था, सी अर्चिन के डेवलपमेंट में मिलता है ये। तो P3 Q1 और R4H2, ये हो गया 2, 32 का आंसर बी हो गया। अब अगला आते हैं, हमारे पास क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 33, देख लीजिए भाई। एक तरफ दिया है जीन, एक तरफ दिया है क्लासिफिकेशन। ड्रोसोफिला के डेवलपमेंट में कौन सा जीन है और उसको कौन से किस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत उसको रखा गया, अलग अलग प्रकार के जीन को क्लासिफाई किया गया भाई, है ना। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 33, बाइकोइड जो होता है मैटरनल इफेक्ट जीन होते हैं, ठीक है ना। बाइकोइड, नेनस, हंचबैक, कॉडल, ये सब क्या होते हैं, मैटरनल इफेक्ट जीन होते हैं, मदर के एग से आते हैं। तो पी का क्या हो जाएगा 3, पी का क्या हो जाएगा 3। अब क्यू का जो क्रिपेल है, क्रिपेल जो होता है वो गैप जीन होता है, ठीक। क्रिपेल, लेकिन ये मत सोचना कि क्रिपेल एक ही है, ढेर सारे 8-10 तो जीन है, वो आपको याद करना पड़ेगा। तो पी का 3 क्यू का 4, पी का 3 क्यू का 4 देख लेते हैं एक बार। पी का 3 क्यू का 4 दो जगह पे देखो। अब आर, आर इवन स्किप्ड है, इवन स्किप पेयर रूल जीन होता है, और इनग्रेल्ड सेगमेंट पोलैरिटी जीन होता है। तो R1H2, R1H2 ये हो गया हमारा उत्तर, क्या हो गया भाई सी। तो आपको पढ़ना पड़ेगा ये, मैं जो आपको बता पा रहा हूं अभी, ये केवल ये 2 मिनट में पढ़ के नहीं बता रहा हूं आपको मैं, ये मेरे कितने वर्षों का मेहनत है कि ताकि मैं आपको फट से बता पा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक रात पढ़ा और सब याद हो गया मुझे, बिल्कुल मत समझना बच्चे लोग, है ना। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, इतने सारे सब्जेक्ट की चीजों को, कॉन्सेप्ट को, फैक्ट को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 34। एक तरफ दे देख लीजिए, ये दिया है सी एलिगेंस में वल्वा डेवलपमेंट, वल्वा इंडक्शन को दिया है। एक तरफ दिया है जीन, एक तरफ दिया उसका मोलिकुलर फंक्शन। कुछ तो अभी बता दिया हमें, लीन 3 आता है और आरटी के रिसेप्टर में बाइंड होता है, ठीक। अभी मैं कहीं पर बनाया था, ठीक। तो देख लीजिए लीन 3 क्या हो गया,
लिन 3 लिनिएज इंड्यूसिंग सिग्नल, ये हो गया। लिन 3 अपना सिग्नल भेजता है, जीएफ लाइक लाइगेंड है वो। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास लेट 23। अगला हमारे पास क्या है? लेट 23। चलिए देख लेते हैं। लेट 23 क्या है? ईजीएफ रिसेप्टर आरटीके, यही तो है वो आरटीके है, ये जो डायग्राम बनाए थे हम, लिन 3 और लेट 23, ये आरटीके जो लिखे थे ना, ये रिसेप्टर जो था ये लेट 23 था, ये था, है ना, ये देख लीजिए, यही तो ये रिसेप्टर है, ये आरटीके रिसेप्टर लेट 23, लिन 3 आके लेट 23 पे बाइंड होता है। ठीक है, चलिए, तो पी का क्या हो गया 3 और क्यू का क्या हो गया 1। P3Q1 कहाँ पे भाई, देख लीजिए, P3Q1 एक ही जगह पे है। फिर R4S2, बाकी पढ़ना तो पड़ेगा आपको, R4S2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं जी। मैच द टाइप ऑफ मार्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट, एक तरफ टाइप दिया हुआ है विद देयर डिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग एनिमल डेवलपमेंट, डिस्क्रिप्शन दिया है भाई। इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन मतलब क्या होता है? इनफोल्डिंग होता है, सेल जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है, ऐसे बनाते रहो, देखो ये ऐसे गेस्टेशन के समय। इनग्रेशन मतलब क्या होता है? सेल का माइग्रेशन होता है। ठीक, तो सेल का माइग्रेशन मतलब ये, इसका मतलब होता है सेल जब अंदर की तरफ मूव करता है ऐसे। एपीबोली मतलब होता है एक सीट के रूप में ऊपर में पूरा फैल जाना, धंस जाना, और पूरा फैल जाना, ढक देना ऐसे। जब ये सेल है ऐसे, एनिमल पोल की सेल डिवाइड होती है यहाँ पर, और पूरे वेजिटल सेल को ऊपर से ऐसे करके कवर कर देती है, तो उसको बोलते हो क्या? एपीबोली। इनवोल्यूशन क्या होता है? इनवर्डिंग हो जाता है, अंदर की तरफ टर्निंग हो जाता है ऐसे, ऐसे बढ़ते जाता है ये ऐसे। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? इनवोल्यूशन। तो P2Q3R1, P2Q3R1S4, बी हो जाएगा हमारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं जी। ये प्लांट डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक तरफ दिया है एपोमिक्टिक टाइप। एपोमिक्सिस मतलब क्या होता है? कि जहां पर फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो नहीं बनते, बल्कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बनते हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से है। ठीक, एक तरफ दिया सेलुलर ओरिजिन फीचर्स। चलिए, तो दिया है पहला डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी, डिप्लोस्पोरी का उत्तर हो जाएगा हमारा, देख लीजिए ये। द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो sac is derived directly from the मेगास्पर मदर सेल। मेगास्पर मदर सेल से डायरेक्ट यदि एम्ब्रियो sac बनता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डिप्लोस्पोरी। उसके बाद Q1, ये एपोस्पोरिक क्या है? कि द अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो sac डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द सोमेटिक सेल ऑफ न्यूसेलस या इंटेगुमेंट। न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से यदि एम्ब्रियो sac बनता है उसको क्या कहते हैं? एपोस्पोरी। अगला एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी, न्यूसेलर एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस के डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक सेल से यदि एम्ब्रियो डेवलप होता है उसको एडवेंटिव एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, इसी का यही है। तो अगला वाला ये हो जाएगा। पार्थेनोजेनेसिस मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ठीक, ये हो गया। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, देख लो भाई, P2Q1R3S4, P2Q1R3S4 ये हो गया, बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं।
चलिए देख लेते हैं कि यहां पर दिया वॉशल, क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 3 और सूट मेरिस्टेम लेस। तो वॉशल का काम क्या है? receptors that bind clavata 3 to repress was एक्सप्रेशन। हमेशा याद रखना, वॉशल और क्लेवेटा एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। मैं यहां पर एक डायग्राम बना देता हूं। सिग्नलिंग चला करके काम करेंगे। जब वॉशल काम करता है तो मेरिस्टेम का ग्रोथ करवाता है, जब क्लेवेटा काम करता है तो ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। वॉशल receptor that bind clavata 3 to repress वॉशल एक्सप्रेशन। ठीक, ये बोल रहा है कि रेसेप्टर दैट बाइंड क्लेवेटा 3, कि वह रेसेप्टर जो कि क्लेवेटा 3 को बाइंड करता है वो वॉशल की एक्टिविटी को रोक देता है, बोल रहा है। ठीक, तो क्लेवेटा और वॉशल एक दूसरे के अपोजिट हुए कि नहीं? जो रेसेप्टर क्लेवेटा 3 को बाइंड करेगा वॉशल की एक्टिविटी को रोक देगा। बिल्कुल सही है। तो पी का क्या हो गया? 2 हो गया। क्यू का देख लेते हैं। क्यू का 1 हो जाएगा। क्लेवेटा 3 क्या है? सिक्रेटेड पेप्टाइड है ये, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट रेस्ट्रिक्ट स्टेम सेल नीड्स। स्टेम सेल के आसपास ही पाई जाती है क्लेवेटा 3, वहीं पर काम करती है। क्लेवेटा 1 और 2 रिसेप्टर की तरह काम करते हैं भाई क्लेवेटा 3 के लिए। ठीक, इसके लिए आपको सिग्नलिंग पढ़ना पड़ेगा। क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2 दोनों मिलाकर रिसेप्टर काम की तरह काम करते हैं क्लेवेटा 3 के लिए। क्लेवेटा 3 जब आती है, बाइंड होती है, तो वॉशल की एक्टिविटी को रोक देते हैं। ठीक, अगर मैं आपको डायग्राम बना के बताऊं तो बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूं, देखो ऐसे। ये समझ लेना क्लेवेटा 1 है, ये मान लीजिए क्लेवेटा 2 है। क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2, और ये जो बाइंड हो रहा है ये क्लेवेटा 3 है। जब सिग्नलिंग चलती है किसके काम को रोक दिया जाता है? रेस्ट मैप काइनेज पाथवे चलता है भाई, और यहाँ पर रोक दिया जाता है डायरेक्ट किसके? वॉशल की एक्टिविटी को। ये रोक दिया गया, देखो इस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पर बोला था कि वह रेसेप्टर जो क्लेवेटा 3 को बाइंड करता है वो वॉशल की एक्टिविटी को रोक देता है, बोला है पहला वाला। बिल्कुल सही था। क्लेवेटा 3 क्या है? सिक्रेटेड पेप्टाइड है एक, जो बाइंड होता है। क्लेवेटा 1 क्या होता है भाई? क्लेवेटा 1 जो आर में दिया गया है, एक मिनट थोड़ा सा ना, बेहतर आंसर क्या होगा देख लेते हैं। वॉशल का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटिंग स्टेम सेल फेट इन द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ये होगा जी बिल्कुल इसका। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटिंग स्टेम सेल फेट, वॉशल क्या करता है? देखो ये अभी बोला था मैंने इसको, ये वॉशल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है और स्टेम सेल की ग्रोथ को मेंटेन करता है, ये होगा। फिर क्लेवेटा 3 तो सही है। क्लेवेटा 1 ये रिसेप्टर है, ये देखो अभी बना डायग्राम, देखो ये रिसेप्टर है आर का 1, सॉरी आर का 2, और फिर जो बच गया इसका 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? P3Q1R2, P3Q1R2, ये पहले में दिया है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम डायग्राम बना के समझ के बनाना है भाई, है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत कर देना। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। एक तरफ दिया है, देख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक तरफ दिया है डेवलपमेंटल रोल लोकलाइजेशन। किस मामले में दिया है? रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रेडियल पैटर्न में। ठीक, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब पूरे के बारे में पढ़ेंगे। मैं फटाफट इसका आंसर देखने का प्रयास करता हूं। पी का 2 हो जाएगा। शॉर्ट रूट जो होता है, सिंथेसाइज इन द स्टील, मूव रेडियली टू एंडोडर्मिस टू पैटर्न ग्राउंड टिश्यू।
तो P का क्या हो गया, 2 हो गया। Q का स्क्वायर क्रो 3 हो जाएगा। डायरेक्ट टारगेट आप ऐसा, स्क्वायर क्रो हमेशा SHR को टारगेट करता है बोले थे। इन दोनों का आपस में रिलेशन है। मोनोप्टेरस वाला हाइपोफाइसिस वाला होता है, देख लो कहीं लिखा होगा। R का 1, मोनोप्टेरस जहां भी आता है हाइपोफाइसिस को याद रखना, ये ठीक। जो बच गया उसको उतार दो, वॉक्स 5 ये। तो P2Q3R1, P2Q3R1 पहले में है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। एक तरफ दिया फैक्टर, एक तरफ दिया फ्लावरिंग पाथवे। ये रेगुलेटरी फैक्टर दिया है, एक तरफ कंट्रोलिंग फ्लावरिंग टाइम दिया है। चलो भाई, फ्लावरिंग लोकस सी, फ्लावरिंग लोकस सी कहाँ काम करता है ये वर्नलाइजेशन पाथवे कोल्ड ट्रीटमेंट में काम आता है। तो P का 2 हो गया। कॉन्स्टेंस, ये फोटो पीरियोडिक पाथवे लॉन्ग डे में, कॉन्स्टेंस प्रोटीन। फ्लावरिंग टाइम, मोबाइल सिग्नल जिसको फ्लोरिजन कहते हो FT, फ्लावरिंग लोकस टी को फ्लोरिजन हार्मोन भी कहते हो, हालांकि हार्मोन नहीं है ना ये। और अगला गैमी बी, जिबरलिन पाथवे। तो क्या हो गया हमारा उत्तर जी, P2Q1, P2Q1, P2Q1 एक ही जगह पे है, R4H3, R4H3 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। एम्ब्रियोसैक टाइप, एक तरफ दिया एम्ब्रियोसैक का टाइप और दूसरी तरफ दिया की फीचर या रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल। भाई आपको इसको पढ़ना पड़ेगा कि किसको मोनोस्पोरिक कहते हैं, किसको बाइस्पोरिक कहते हैं, किसको टेट्रास्पोरिक कहते हैं। फिर टेट्रास्पोरिक में फ्रिटिलेरिया टाइप दिया है एक तो, फिर टेट्रास्पोरिक में दिया है पेप्रोमिया टाइप, यहाँ पे कंफ्यूजन है। ठीक, तो इसको जानने के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं फटाफट इसे उत्तर को सही टिक लगाता हूँ, देख लीजिए कि P का 2 हो जाएगा। ये जब भी मोनोस्फेरिक बात करते हो 7 सेल एट न्यूक्लियाई की बात करते हो, 7 सेल एट न्यूक्लियाई। ठीक, बाकी और भी चीजें हैं, पढ़ लेना उसको। अगला हमारा है बाइस्पोरिक, ये यहां पर भी 7 सेल एट न्यूक्लियाई है, लेकिन अंतर क्या है, कहां से बनते हैं। ठीक, फाउंड बाई 2 फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लिया दिखा, यहां पर लिखा है। यहां पर सिंगल फंक्शनल चलेजल मेगास्पोर लिखा है, देखिए चलेजल साइड वाले मेगास्पोर से बनता है। तो P2Q1 हो गया। P2Q1 कितना जगह पे दिया भाई, एक ही जगह पे दिया, देखो बी पे दिया, हो गया R3S4। बाकी देख लेना, आप लोग पढ़िएगा अच्छे से, R3S4। चलिए एक बार सेव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं जी। 14 क्या कहता है, कथन कारण वाला है, एसर्शन मतलब कथन। बोलता है कॉर्टिकल रोटेशन फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इन एम्फीबियन है कि इज एसेंशियल फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ डार्सल वेंट्रल एक्सिस। बिल्कुल सही, कि फ्रॉग में जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जिस साइड पे फर्टिलाइजेशन होता है, कार्टिकल रोटेशन 30 डिग्री एंगल पे घूम जाती है ये कार्टिकल साइटोप्लाज्म। तो जो खाली एरिया बचता है वही ग्रे क्रिस्टल बनाता है, वही डार्सल पार्ट बनाता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं, कार्टिकल रोटेशन मूव मैटरनल वेंट पाथवे डिटरमाइन like this well and went 11 to the future dorsal site स्टेबलाइजिंग बीटा कैटेनिन इन दैट रीजन। बिल्कुल, यहाँ पर जो बीटा कैटेनिन वगैरह रहता है ना नीचे, इस इस वेजिटल पल पे जो बीटा कैटेनिन पाई जाती है, जब पूरे थर्टिकल पे घूम रहा होता है उस समय ये भी यहाँ घूम के यहाँ चला जाता है, यहाँ पर बीटा कैटेनिन की मात्रा बढ़ जाती है और वही जगह डॉर्सल साइड बनाता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों सही हो गए।
तो एसर्शन रीजन दोनों सही है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। ठीक, अगला आते हैं 42 पे आते हैं कि इन सीएल अगेंस्ट डेवलपमेंट द डिटर्मिनेशन ऑफ ईएमएस सेल फेट बाय द P2 सेल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन। कि ईएमएस सेल के फेट को डिसाइड करने के लिए जो P2 सेल होता है, वो जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस से इसके फेट को डिसाइड किया जाता है, वो ऑटोनोमस से बोल रहा है। ये गलत है, ऑटोनोमस नहीं होता बल्कि कंडीशनल स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक, ये कैसा होता है? कंडीशनल होता है। अब ऑटोनोमस क्या होता है, कंडीशनल क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए, नहीं तो पढ़िए। अगर नहीं जान रहे हैं तो बहुत बुरी स्थिति में हैं आप। तो ये वाला जो हमने असर्शन पढ़ा वो गलत हो गया। ऑटोनोमस नहीं होता बल्कि कंडीशनल होता है। रीजन देखते हैं। द P2 सेल सीक्रेट MOM2, यहां से P2 से MOM2 निकलता बोल रहा है। ए वेंट लाइगेंड है, एक प्रकार का वेंट है, वेंट प्रोटीन है, व्हिच इज रिसीव्ड बाय द MOM5 रिसेप्टर। इसके लिए यहां पर MOM5 रिसेप्टर पाए जाते हैं बोल रहा है। ये MOM5 रिसेप्टर, ये सही बोल रहा है। ऑन द EMS सेल, ठीक, फोर्सिंग इट टू डिवाइड इनटू MS एंड E सेल। अब इसकी वजह से यहां पर एक MS सेल बन जाता है और एक E सेल बन जाता है। ये सही है। यहां पर कथन गलत हो गया, कारण सही था। ठीक, कारण सही है ये। तो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, यहां पर एक कंडीशनल है भाई, ये जो सिग्नेचर है कंडीशनल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इन द ड्रोसोफिला oocyte a gradient of बाइकोइड प्रोटीन इज established बिफोर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। क्या बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन से पहले बाइकोइड प्रोटीन के ग्रेडियंट एंटेरियर साइड पे पाई थे, पड़े हो इधर पोस्टेरियर हो, एंटेरियर साइड पे बाइकोइड की एमआरएनए पाई जाती है फर्टिलाइजेशन के पहले, नॉट प्रोटीन। ये एमआरएनए है, बाइकोइड एमआरएनए। तो ये हमारा गलत हो गया, प्रोटीन बोल दिया भाई, गलत है। इसके बदले क्या होता है? वहां पर एमआरएनए होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद वो एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है और प्रोटीन बन जाता है, बाद में प्रोटीन बनता है। जबकि क्वेश्चन पूछा है फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन बोला है ना, तो एमआरएनए होगा नॉट प्रोटीन। फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोटीन बनता है, ये मैटरनल एमआरएनए है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? गलत, एसेप्शन गलत हो गया। बाइकोइड एमआरएनए इज टेथर टू द एंटेरियर पोल ऑफ oocyte वाया डाइनिन मोटर प्रोटीन ड्यूरिंग oogenesis। जब oogenesis होते रहता है तो एक डाइनिन प्रोटीन के द्वारा, डाइनिन मोटर प्रोटीन के द्वारा फ्यूचर एंटेरियर साइड तक सभी बाइकोइड एमआरएनए को पहुंचाया जाता बोल रहे हैं। ये सही है। जब oogenesis हो रहा होता है तो पूरे साइटोप्लाज्म में बाइकोइड बनते हैं, लेकिन सभी को पहुंचा दिया जाता है एंटेरियर साइड पर डाइनिन के द्वारा। ये सही है। तो 43 का ए एसर्शन गलत हो गया, रीजन सही हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं जी। प्राइमरी mesenchymal cell in the sea urchin blastula lose their affinity for the hyaline layer and gain high affinity for extracellular matrix of the blastocele wall। बिल्कुल सही। सही क्यों है देख लीजिए कि जब प्राइमरी mesenchymal सेल सी अर्चिन के ब्लास्टुला में पाई जाती है, ये ब्लास्टुला मान लीजिए सी अर्चिन का, ये यहां पर प्राइमरी mesenchymal सेल अपनी एफिनिटी खो देते हैं, क्योंकि पहले हाइलिन लेयर के लिए बने हुए थे। जब एग था ना, एग में चारों तरफ एक लेयर बनती थी, हाइलिन लेयर, हार्ड लेयर, उसके लिए बने हुए थे। लेकिन अब चूंकि ब्लास्टोसील का जो वॉल है, आपस में ये सेल जुड़ेंगी, अब मैट्रिक्स बनाएंगी, सेलुलर मैट्रिक्स। तो इसलिए उस एफिनिटी को खो करके, हाइलिन वाले एफिनिटी को खो करके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के एफिनिटी के लिए ये डेवलप हो जाएंगे।
तो इसलिए ये बिल्कुल सही है, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ट्रांसफर हो रहे हैं, हाइलिन स्टेज से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स स्टेज में ट्रांसफर होती है, तो बिल्कुल सही है ये। रीजन देख लेते हैं। प्राइमरी मेसेंकिमल सेल अंडरगो एन एपिथेलियल टू मेसेंकिमल ट्रांजिशन, बिल्कुल सही, अभी जो बोल रहा हूं मैं, पहले एपिथेलियम थे, बाद में मेसेंकिमल बन गए, ड्राइवन बाय द डाउन रेगुलेशन ऑफ कैड्रीन एंड चेंज इन द सेल सरफेस इंटेग्रीन, बिल्कुल, ये एपिथेलियम से मेसेंकिमल जो सेल बनी है, एपिथेलियल सेल से जो मेसेंकिमल सेल बना हुआ है, इसमें कैड्रीन प्रोटीन के, जो कैड्रीन प्रोटीन होती है उसकी मात्रा को कम कर दिया जाता है, ठीक, और सेल सरफेस इंटेग्रिन की मात्रा को भी कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये एपिथेलियल सेल से मेसेंकिमल सेल में बदल जाती है, ये भी सही है। तो 44 का दोनों सही हो गया, उत्तर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 45। ड्यूरिंग द अर्ली क्लीवेज स्टेज ऑफ जीनोपस एम्ब्रियो, जीनोपस के शुरू में डिवीजन में सेल साइकिल कंसिस्ट प्योरली अल्टरनेटिंग एस एंड एम फेज, बिल्कुल सही, कंप्लीटली बाईपासिंग G1 एंड G2 फेज। कहने का मतलब सेल जब शुरू में रहता है, जायगोट मान लीजिए ये, ठीक, जायगोट के बाद 2 सेल की स्टेज आई, 2 सेल के बाद 4 सेल की स्टेज आई, 4 सेल के बाद 8 सेल की स्टेज आई, फिर इधर 16, 32, 64 सेल की स्टेज आएगी, ऐसे है ना, मैं ऐसे कह दे रहा हूँ बस समझाने के लिए। तो देखो एम्ब्रियो का साइज उतना ही है, साइज नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब शुरू में G1 और G2 फेज नहीं पाई जाती, केवल सिंथेसिस और माइटोसिस, सिंथेसिस माइटोसिस, सिंथेसिस माइटोसिस, सिंथेसिस माइटोसिस होता है, ग्रोथ नहीं होता। पूरी तरीके से G1 एंड G2 फेज गायब है यहाँ पर। अगर ये दोनों फेज पाए जाते तो पूरे एम्ब्रियो का साइज भी बड़ा होता जाता, लेकिन 12वें स्टेज तक बड़ा नहीं होता है, 12वें स्टेज तक G1 G2 फेज नहीं पाई जाती। जब 12वें स्टेज 12वां नंबर का सेल साइकिल आता है, 12वां साइकिल, तो उस समय सेल साइकिल अपना G1 G2 फेज को पुनः रिस्टोर कर लेता है, और फिर अब एम्ब्रियो की साइज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो 12वें क्लीवेज तक तो नहीं बढ़ेगा, तो पहला असर्शन तो बिल्कुल सही है। जाइगोटिक ट्रांजिशन बिगन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन रिक्वायरिंग रैपिड न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट ग्रोथ फेज। रीजन क्या बोल रहा है कि जब भी जाइगोट बनता है, जाइगोट बनते ही जाइगोटिक जीन काम करना शुरू करते हैं, बोल रहा है, गलत, मैटरनल जीन काम करते हैं 12वें क्लीवेज तक, 12वां क्लीवेज के बाद जाइगोटिक जीन काम करता है, उसको मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन कहते हो आप। तो मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन कब पाया जाता है, बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है कि शुरू से जाइगोट से मिल जाता है, बोल रहा है, बिल्कुल गलत। एग में जो मैटरनल जीन थे वो 12वें क्लीवेज तक चला लेते हैं, सेल साइकिल चलाने वाले साइक्लिन सीडीके सब 12वें क्लीवेज तक चल जाते हैं, इतना बना के रखे रहते हैं। 12वें क्लीवेज के बाद फिर जाइगोट को अपना खुद का बनाना होता है, उस स्टेज को मिड ब्लास्टुलर ट्रांजिशन कहते हो, ठीक। जबकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, जाइगोटिक ट्रांसक्रिप्शन बिगन इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, जब पहला क्लीवेज हो जाता है उस समय तुरंत भी जाइगोट वाला काम करना शुरू करता है, गलत, 12वें क्लीवेज के बाद शुरू करते हैं भाई, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। तो एसर्शन सही, रीजन गलत, बताइए उत्तर क्या होगा भाई हम लोगों का, सी, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक। यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज से शुरू हो जाएगा, बोल रहा है, गलत है, 12वें क्लीवेज के बाद ही जाइगोटिक जीन काम करना शुरू करते हैं। इसको जानने के लिए बच्चे लोग पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द क्लेविटा जीन इन अरेबिडोप्सिस लीड टू मैसिव एनलार्जमेंट ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम। अभी मैं बोला हूं, दिखाता हूं आपको, जो ये देखिए, लॉस ऑफ क्लेविटा बोल रहा है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ क्लेविटा, यदि क्लेविटा काम ना करे तो केवल वॉशल काम करेगा और शूट एपिकल मेरिस्टेम को बहुत बड़ा बना देगा, बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि वॉशल तो बड़ा बनाता है उसको, ठीक है। लॉस ऑफ क्लेविटा, लॉस ऑफ म्यूटेशन ऑफ क्लेविटा 3 जीन इन अरेबिडोप्सिस लीड टू मैसिव एनलार्जमेंट, बिल्कुल सही है ये। अगला देखते हैं रीजन क्या है, क्लेविटा 3 सिगरेटेड पेप्टाइड लाइगेंड, ये भी सही है। डेट बाइंड क्लेविटा 1 एंड 2 रिसेप्टर, ये भी सही है। काइनेजेस, बिल्कुल सही है।
रिसेप्टर काइनेज होते हैं वो। टू रेस्ट्रिक्ट द एक्सप्रेशन डोमेन ऑफ द स्टेम सेल प्रोमोटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वॉशल, बिल्कुल ये बोल रहा देख लीजिए। क्लेवेटा से एक पेप्टाइड होता है, बाइंड होता है क्लेवेटा रिसेप्टर पर, ये काइनेज डोमेन होते हैं ये, और ये काम किसको रोक देता है, बोल रहे वॉशल को रोकता है, बोल रहे बिल्कुल सही है। तो ये भी सही हो गया, तो दोनों सही हो गए भाई, एसर्शन रीजन दोनों सही हो गए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बोथ एसर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। इन एन अरेबिडोसिस म्यूटेंट लेकिन फंक्शनल क्लास बी होम्योटिक जीन, क्लास बी जीन काम नहीं कर रहे भाई, तो क्या बनेगा देख लो। ये क्लास ए जीन था, ये क्लास सी जीन था, और ऊपर में क्लास बी जीन था। ये बी जीन था ऐसे। तो बी काम नहीं कर रहा भाई, यदि बी काम नहीं कर रहा है तो बहुत सीधी सी बात है, बनता क्या था देख लीजिए। यहां पर सेपल, पेटल, स्टमेन, कार्पल। अब बी काम नहीं कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। जब काम नहीं कर रहा है तो ए और सी एक दूसरे को रोकते हैं, ऐसे एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तो यदि इस पहले वर्ल में यहां पर केवल एक क्लास की जिन काम करे तो सेपल बनेगा, यहां भी क्या बन जाएगा, सेपल, केवल एक ही तो काम करेगा, सेपल बनेगा। फिर यहां पर क्या बन जाएगा, कार्पल बन जाएगा, यहां भी कार्पल बन जाएगा क्योंकि यहां पर सी काम कर रहा है। तो सेपल, सेपल, कार्पल, कार्पल, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। इन एन अरेबिडोसिस म्यूटेंट लेकिन फंक्शनल क्लास बी म्यूटिक जीन, द रिजल्टिंग फ्लावर डेवलप ओनली सेपल एंड कार्पल, बिल्कुल सही, सेपल और कार्पल बन रहा है, बोल रहा है। देखो ये तो सही हो गया। रीजन, वो तो कथन हो गया, रीजन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट, क्लास ए एंड क्लास सी जीन, क्लास ए और सी जीन आर म्यूचुअली एंटागोनिस्टिक, एक दूसरे को रोकते हैं, मीनिंग दे रिप्रेस ईच अदर एक्सप्रेशन, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को रोकते हैं, बोल रहा है। ये भी सही है। कथन बोल रहा है कि यदि बी क्लास जीन काम नहीं करेगा तो सेपल सेपल कार्पल कार्पल बनेगा, बोल रहा है, सही है। कथन ये हो गया। कारण क्या बोल रहा है कि ए और सी एक दूसरे को रोकते हैं, बोल रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कारण जो है कि क्यों ऐसे बनता है। दोनों कथन सही है, लेकिन मतलब दोनों चीजें सही है, कथन भी और कारण भी, लेकिन जो कारण दे रहा है वो कारण कथन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए 47 का क्या हो जाएगा, बी, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं जी। assertion बोल रहा है द क्विसेंट सेंटर ऑफ द क्विसेंट सेंटर सेल विद इन द रूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड एट ए मच हायर फ्रीक्वेंसी, गलत। क्विसेंट सेंटर सबसे स्लो ग्रोथ करने वाला सेंटर है। रूट एपिकल मेरिस्टेम जो बनता है ना, ऐसे रूट वाला है, ये क्विसेंट सेंटर मान लीजिए, ये क्विसेंट सेंटर है, ये सबसे स्लो ग्रोइंग माइटोटिक डिवीजन एरिया है। यहाँ पर हायर फ्रीक्वेंसी दिया, गलत हो गया। द सराउंडिंग इनिशियल सेल टू कंस्टेंटली रिप्लेनिश द रूट कैप, ये हाई नहीं होता बल्कि लो फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए हमारा गलत हो गया ये। तो एसर्शन गलत हो गया। रीजन पे आते हैं। द क्विसेंट सेंटर सेल एक्सप्रेस द वॉक्स 5, हाँ ये वॉक्स 5 पाई जाती है यहाँ पर, ये फिक्स है, यहाँ पर वॉक्स 5 पाई जाती है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर which is essential for the maintaining the surrounding initial cell in an undifferentiated pluripotent state। आसपास की सभी सेल्स को, सराउंडिंग सेल्स को अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में प्लूरिपोटेंट स्टेट में बनाए रखने के लिए वोक्स 5 का होना जरूरी है, और वो पाया जाता है। तो एसर्शन गलत हो गया, रीजन सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी, एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू।
क्वेश्चन नंबर 49, assertion Arabidopsis mutant deficient in COP1, ठीक, constitutive photomorphogenic 1, display light grown phenotype even when grown in complete darkness, ठीक। तो ये तो सही है कि एराबिडोसिस म्यूटेंट डेफिशिएंट एक ऐसा एराबिडोसिस प्लांट लेते हैं जिसमें कोप1 जीन काम नहीं कर रहा है, तो क्या शो करता है, लाइट ग्रोन फिनोटाइप शो करता है। लाइट ग्रोन फिनोटाइप मतलब छोटा हाइपोकोटिल बनेगा, ओपन कोटिलोडन बनेगा, ऐसा ऐसा, ठीक। इवन व्हेन ग्रोन इन कंप्लीट डार्कनेस, यहां तक कि कंप्लीट डार्कनेस में उसको ग्रो कराओगे तो भी ये बनेगा, ये तो सही है। अब अगला रीजन देखते हैं, कोप1 इज एन E3 यूबिक्विटिन लाइगेज, ठीक, ये सही है। कोप1 जो है एक प्रकार का यूबिक्विटिन लाइगेज है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज है, दैट टारगेट पॉजिटिव रेगुलेटर ऑफ द फोटोमॉर्फोजेनेसिस सच एज हाई फाइव, बिल्कुल, ये कोप1 हाई फाइव को टारगेट करके ब्रेक करता है फॉर प्रोटेजमल डिग्रेडेशन स्पेसिफिकली इन द लाइट, ये गलत है। लाइट में नहीं तोड़ता, बल्कि उसको कब तोड़ता है, डार्क में तोड़ता है, इन डार्क नॉट लाइट, यहां पर गलत हो गया। तो हमारा एसर्शन सही, रीजन गलत हो गया, तो उत्तर क्या हो जाएगा, एसर्शन सही, रीजन गलत, 49 का हो जाएगा सी। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। 50 क्या बोल रहे हैं जी, द पोलर लोकलाइजेशन ऑफ पिन प्रोटीन ऑन द बेसल membrane of embryonic cell is critical for establishing the root pole during early plant embryogenesis। जब प्लांट के एम्ब्रियोजेनेसिस चल रहा होता है तो एम्ब्रियोनिक जो सेल होते हैं वहां पर क्या बोल रहा है कि पिन प्रोटीन पाए जाते हैं, ये पिन प्रोटीन पाए जाते हैं, देखो पिन प्रोटीन पाए जाते हैं बेसल पार्ट पर, ऊपर का एपिकल कहलाता है, एपिकल पोर्शन, नीचे बेसल, ये सही है। अब पिन प्रोटीन का काम क्या होता है देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। पिन प्रोटीन है, पिन प्रोटीन का काम क्या होता है, इंडोलेस्टिक एसिड यानी कि ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन कहते हो आप, इस ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज होता है ना, इसको एग्जिट कर रहा होता है, बाहर निकल रहा होता है, इंडोलेस्टिक एसिड इफ्लक्स करता है, बाहर निकाल रहा होता है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया है असर्शन सही है कि द पोलर लोकलाइजेशन ऑफ पिन प्रोटीन, पोलर मतलब एक तरफ होता है, बेसल साइड पे होता है, on the basal membrane of embryonic cell is critical for establishing the root pole during early plant embryogenesis। ये रूट बनाने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, जिधर ऑक्सीजन जा रहा होता है उधर रूट बनता है, ठीक। तो ये बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं, पिन प्रोटीन एक्ट एज ऑक्सीजन इनफ्लक्स, गलत है, ऑक्सीजन इनफ्लक्स नहीं, ऑक्सीजन इफ्लक्स, ऑक्सीजन को बाहर निकालने का काम करता है, ऑक्सीजन इफ्लक्स की तरह काम करता है, इसलिए गलत हो गया। कैरियर दैट पम्प इंडोल 3 एस्टिक एसिड इनटू द सेल, ये गलत हो गया, सेल के अंदर लेते हैं, बोल रहा नहीं, सेल के बाहर निकालता है, टू क्रिएट ए लोकलाइज ऑक्सीजन मिनिमम एट द हाइपोफाइसिस, इसकी वजह से हाइपोफाइसिस में नीचे की तरफ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, बोल रहे हैं नहीं, ऑक्सीजन की मात्रा तो भयंकर होती है, मैक्सिमम, क्योंकि हाइपोफाइसिस तरफ तो ऑक्सीजन को लिया जा रहा है, तो मिनिमम नहीं होता बल्कि मैक्सिमम होता है। तो दो जगह यहाँ पर गलत दे दिया, एक तो जहां पर मैक्सिमम होना चाहिए मिनिमम बोल दिया, और जहां पर ऑक्सीजन को बाहर निकलना चाहिए उसको अंदर आता है बोल दिया, ठीक, इसलिए ये गलत हो गया। तो एसर्शन सही, रीजन गलत, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने पूरे 50 प्रश्नों का उत्तर शॉर्टकट में बताया, मैं जानबूझ के बताया हूं कम, ताकि वीडियो लंबा ना हो, आपके पास भी उतना समय नहीं है कि वीडियो को लंबा देख पाओ, इसलिए मैं इतना बताया हूं। टोटल कितना प्रश्न बनाए हो आप देख लेना, हालांकि मैं बार बार बोलता हूं कि जहां पर नेगेटिव मार्किंग ना हो, आप नहीं जानते हो फिर भी पूरे प्रश्नों को बनाइए, तो मान के
चलता हूं मैं, 50 प्रश्न पूरा बनाया आपने। मान लीजिए इसमें से 5 गलत होते हैं आपके, तो 5 इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट मान लीजिए 45 होते, तो आपने 45 लिख दिया। ऐसे लिख करके अपना नाम लिख करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए। और हमारा ये टेस्ट सीरीज आपको कैसा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं है, आपको हमारे टेस्ट सीरीज से कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के भेजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी ऐसे टेस्ट के एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।